Okay, so let us start with revision of chapter number 2. So chapter number 2 जो है, it is called as mathematical methods. So in chapter 2, we need to learn what is the basic mathematics that you will need for physics. So mathematical methods for physics actually. तो physics के लिए आपको क्या क्या मैथ्स करने वाला है वो हमको देखना है. इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस है ओनली ऑन वेक्टर्स. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. वन इज वेक्टर्स एंड अदर इज बेसिकली, if you remember, calculus. This is not all you need to do physics. आपको इससे ज्यादा भी मैथमेटिक्स करने वाला है. Trigonometry you will need, but trigonometry you anyways have learned little bit in school level. तो इस चैप्टर में ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं. मेजॉरिटी फोकस इज ऑन वेक्टर्स एंड लिटिल बिट ऑन द कैलकुलस. तो कैलकुलस क्या हम बाद में देखेंगे. तो विल स्टार्ट विद वेक्टर्स रिवीजन टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेक्टर, इस पे जाने से पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या सीखना है उससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर में यू सेड कि व्हाट एवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. आप जो कुछ मेजर कर सकते हो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. और डे टू डे लाइफ में यू कम अक्रॉस मेनी फिजिकल क्वांटिटीज. टाइम मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट, weight measurement, force measurement, velocity measurement, acceleration measurement. So there are many quantities. तो अगर आपको याद होगा, पहले चैप्टर में आपने फिजिकल क्वांटिटीज को आपने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. So whatever you can measure was called as physical quantity, or physical quantity was classified as fundamental or derived. So fundamental physical quantity ऐसा quantity था that does not depend on anything for its measurement. इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ लगने नहीं वाला है आपको. टाइम मेजर करना है तो डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस. आपको अगर मास मेजर करना है तो यू डोंट नीड टाइम. मास डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, जैसे कि velocity, speed, मतलब distance upon time. And now in this chapter ये जो दो quantities है, मतलब ओवरऑल मैं सारे के सारे physical quantities की बात कर रहा हूँ. तो these physical quantities will now be classified as. तो पहले चैप्टर में आपने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड में क्लासिफिकेशन किया था. इस चैप्टर में आप उसको स्केलर्स एंड वेक्टर्स में क्लासिफाई करते हो. So you classify into scalars and vectors. Scalar quantities are those physical quantities which require only number, only magnitude for its complete description. जब physical quantity के complete description के लिए you just need a number. Unit तो होगा ही, क्योंकि मास है तो किलोग्राम लिखना ही पड़ेगा, डिस्टेंस है तो मीटर लिखना ही पड़ेगा, so on so forth. For example, मुझे अगर आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है विदाउट नोइंग योर नेम, सिंगल केस, यू आर स्टूडेंट ऑफ 11th साइंस, दैट्स इट, राइट. तो सिमिलरली कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं विच नीड ओनली नंबर. टाइम 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, डिस्टेंस 10 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, या फिर 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर. तो एंड मास 10 kg, 15 kg, 80 kg जो भी होगा. तो स्केलर्स मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली अ नंबर, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन, दैट आर कॉल्ड एज स्केलर्स. आपको पता होगा. तो दिस रिक्वायर्स ओनली अ नंबर, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. जैसे मैंने बोला 10 सेकेंड्स, तो 10 है मैग्नीट्यूड. मैंने बोल दिया 10 किलोग्राम, तो 10 है मैग्नीट्यूड. मैंने बोला 80 किलोग्राम, तो 80 है मैग्नीट्यूड. किलोग्राम इज ऐसा यूनिट. ओके, किलोग्राम इज ऐसा यूनिट. तो जो नंबर हम यूज करते हैं टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. सो इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, राइट. बट वेक्टर्स
वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अभी अभी हमने देखा भी है मोशन इन अ प्लेन का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर आई कैप। आई कैप इज टेलिंग यू डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो 5 is magnitude and I cap is direction. So vectors are those quantities जिसका complete information के लिए you will need magnitude plus direction, right? So physical quantities which require both magnitude and direction for its complete information, those are called as vectors. एग्जाम्पल अगर आपको देखने होंगे तो ऑलरेडी यू नो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मैं कंपेयर कर लूंगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर but velocity is vector. So there are many examples. For example, force, for example, acceleration, for example, momentum. तो ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला याद होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खुद ही वेक्टर है तो फोर्स विल बी अ वेक्टर। मोमेंटम याद होगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम को भी वेक्टर होना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, राइट? तो ऐसा है, मेनी अदर क्वांटिटीज विच आर वेक्टर इन नेचर, तो ये बताना चाहिए। तो जब आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, यू जस्ट नीड अ नंबर, स्केलर, एंड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ यू नीड अ नंबर एंड डायरेक्शन, दोज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। देन किसी भी एक वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे? अब जब भी याद रखना, इन फिजिक्स जब आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हो तो दो चीजें करनी पड़ेगी, एक उसका यूनिट एंड डायमेंशन उसी के उसी टाइम आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, दूसरा उसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल असाइन करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन के लिए ए, वेलोसिटी के लिए वी, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, फोर्स के लिए एफ, मोमेंटम के लिए पी, प्रेशर के लिए कैपिटल पी, राइट, डेंसिटी के लिए रो। तो जब भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी आता है उसको तो एक सिंबल लगेगा। अब आपने यहाँ पे एक पूरी की पूरी फैमिली डिफाइन कर दी, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये। जब मैं वेक्टर्स बोलता हूँ तो वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, पूरा का पूरा एक न्यू फैमिली आ गया यहाँ पे। तो इन जनरल इनका सिंबॉलिक नोटेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल स्केलर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सम नंबर एंड यूनिट, 5 मीटर, 10 सेकेंड्स, 80 किलोग्राम। यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, मतलब एक लाइन है जिसपे एक एरो है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये है वेक्टर का नोटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली इट इज अ वेक्टर। जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, जहां पे वेक्टर खत्म हुआ उसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। जो एरो हेड है, एरो गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जो लेंथ है दैट गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो याद रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, to symbolically represent a vector you use a directed line segment, something like this। जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ दैट इज टेल, जहां पे वेक्टर खत्म हुआ दैट इज हेड। ओके, एरो जो होता है दैट गिव्स यू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय एरो, तो ये आपको देता है डायरेक्शन। और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स यू मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड। अब ऐसा क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, सेकेंड टाइम में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसा क्यों चाहिए? सिंपल 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 रियल लाइफ एग्जांपल लेते जाएंगे। तो इन रियल लाइफ एग्जांपल, और नाउ बिकॉज इन रेगुलर क्लासेस हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन से अच्छे से समझा सकते हैं।
मान लो आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही जगह से निकले. यू आर हियर at 1 and your friend is there at 3, correct? You both are going in the same direction. तो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उसने ज्यादा डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन कंप्लीट किया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट आपसे ज्यादा है. तो अब रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा. दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. इसलिए एक वेक्टर का लेंथ अलग है, दूसरे का लेंथ अलग है. एक वेक्टर छोटा है, एक वेक्टर बड़ा है, राइट? लेकिन डायरेक्शन देखो, एरो इज इन द सेम डायरेक्शन. ओके, एरो फॉर बोथ इज इन द सेम डायरेक्शन. ओके, देन अब क्या हम हर बार ऐसा सिंबल के रिप्रेजेंट करेंगे? एवरी टाइम अलाइन विद एरो, अलाइन विद एरो. वेक्टर बताने के लिए ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पर कुछ नोटेशन चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मान लो ये वेक्टर P से स्टार्ट हो रहा था और Q पे खत्म हो रहा था, तो P Q बार. तो बार मतलब वेक्टर. ओके, अगर उल्टा होता, Q से स्टार्ट होके P पे खत्म होता, तो QP बार. क्लियर? तो टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर इज, वेक्टर स्टार्ट कहां से हुआ? ए से, खत्म कहां पे हुआ? बी पे, तो ये आ जाएगा ए बी बार. स्टार्ट कहां पे हुआ? ए पे, खत्म कहां पे हुआ? सी पे, तो ये आ जाएगा ए सी बार. या फिर अभी दो दो लेटर्स लिखने का कंटाला आता होगा, तो सिंगल लेटर यूज करना. मुझे पता है ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, लेकिन मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा इसको एक्स बार. ये ए से खत्म होके स्टार्ट होके सी पे खत्म होगा, इसको बोल दूंगा वाई बार. हाँ, वाइबर नहीं, वाई बार. सो वाई बार. ओके, तो वाई बार ये वेक्टर है. यू कैन एनी टाइम यूज ओनली वन अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट अ गिवन वेक्टर. तो याद रखना नोटेशन. तो व्हेनेवर यू पुट अ लाइन, सम बुक्स यूज एरोहेड, तो एरोहेड भी चलता है, बट आई डोंट प्रिफर टू यूज एरोहेड. तो जस्ट पुट अ लाइन. और ऐसा मत बोल देना कि ये x का डायरेक्शन ऐसा था इसलिए एरो उस डायरेक्शन में, y का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ऐसा अपोजिट नहीं चलता है. दैट इज जस्ट अ नोटेशन, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई डोंट पुट एरो ओनली. डालना ही नहीं एरो, जस्ट अ लाइन, just a line on the top of it. That's it. So this is how you represent vectors. So vectors are physical quantities which have magnitude as well as direction. Good. So now let us define types of vectors. Types of vectors. सबसे पहला वेक्टर है नल वेक्टर. नल मतलब जीरो. ये पानी वाला नल नहीं है, ये नल है. नल जीरो, राइट? कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कभी करते नहीं है. ये वो वेक्टर है. डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड नथिंग, जीरो. एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था. पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, देन आई विल डिफाइन दिस. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ स्टेशनरी रॉकेट. आपके पास एक स्टेशनरी रॉकेट है. स्टेशनरी है मतलब इट्स नॉट मूविंग, राइट? इसका वेलोसिटी कितना? जीरो. क्यों जीरो? बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, करेक्ट? लेकिन जब भी मूव होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड्स मूव होगा, राइट? करेक्ट, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग अप. तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना? जीरो बार, नल बार. बिकॉज दिस इज अ वेक्टर विच हैज no magnitude, zero magnitude, but a given direction. So a vector with zero magnitude but given direction is called as null vector or zero vector. इसको और एक नाम है zero vector. So you can say vector with zero magnitude but a given direction, but a given direction.
राइट. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, velocity vector of an object at rest is a null vector. Acceleration vector of an object moving with constant velocity is null vector. क्योंकि अगर velocity constant है मतलब velocity change नहीं हो रही है तो acceleration नहीं होगा. तो acceleration of an object moving with constant velocity is a null vector. So this is how it is. और एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस हम लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, राइट. तो टोटल फोर्स हियर इज अ नल वेक्टर. क्यों? क्योंकि कैंसलेशन. वो गेम देखा होगा आपने, दो साइड से रस्सी को खींचते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट हर्ड. सो व्हाटएवर दैट गेम इज, दो तरफ से दो टीम्स दे आर पुलिंग एंड बीच में कुछ तो बांध के रखा है, एंड इफ दे आर पुलिंग विद इक्वल फोर्स, टोटल फोर्स इज zero, the null vector. So there are many examples of zero vector. Okay, then, but well, if you write wrong things in exam, you will get zero scalar in exam, 0 marks. Okay, good. So that is not a vector. Dusra, do you remember what else you have defined about vectors? कौन सा type आपने define किया था? Resultant vector. तो रिजल्टेंट वेक्टर अब ऐसा है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स है. यू हैव टू और मोर देन टू वेक्टर्स. ओके, तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स एट पॉइंट O एंड एट पॉइंट A. अनदर वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स एट A एंड एट B. मान लो मुझे दो वेक्टर, इन दो वेक्टर ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया? O से A और A से B. इन दो वेक्टर की जगह पे मैं एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं. वो सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट देगा एज दैट ऑफ दीज टू वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर. तो आई कैन हैव अ सिंगल वेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम O to B that will give me the same result, same effect as that of these two vectors combined together. Example, well, एग्जाम्पल नॉर्मली होना क्या चाहिए कि यू हैव क्लास, तो आप घर से निकल के डायरेक्टली आने चाहिए यहाँ पे. कहाँ पे? क्लास पे, राइट. बट some of you, not all of you, what you do is you start from home and go to a time pass point, right? And then you realize कि अरे अभी टाइम हो गया, जाना पड़ेगा. Then you go to class. So what is the resultant? Resultant is ultimately you have come to class from home, मतलब H to C, right? This is the result. So this is resultant vector. आप चाहे तो डायरेक्ट भी आ सकते थे, right? So resultant vector is nothing but a single vector, right? Which gives you the same effect of all the vectors combined together. मैं all क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे दो है, दो ही है ना. लेकिन अभी आप में से कुछ लोगों का टाइम पास पॉइंट भी तो एक नहीं होता है. यू मे हैव मल्टीपल टाइम पास पॉइंट्स. So you may start from home, go to time pass 1, then go to time pass 2, and then reach class. That is a different story that some of you also do time pass here, but anyways. So vector 1 A bar, vector 2 B bar, C bar, and ultimately resultant R bar. देखो A vector, B vector और C vector का combined effect है R bar. तो इसको लिखोगे आप A bar plus B bar plus C bar. वैसे हम बाद में देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर वी विल सी लेटर. बट रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर. तो कैसे डिफाइन किया था हमें याद होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर. ओके, resultant of two or more vectors is a single vector which gives the same effect
same effect as that of all vectors combined together. और डिनोट करने के लिए आप आर बार यूज करते हो नॉर्मली, राइट? देन फिर हो गया नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट एल्स? और कौन सा वेक्टर देखा था हमने? पोजीशन वेक्टर, ओके, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई गो टू व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, लेट अस गो लिटिल बिट इनटू स्कूल बेसिक्स। पोजीशन डिफाइन करना है सबसे पहले। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है P, ओके, थोड़ा इन डिटेल जाऊंगा आज लिटिल बिट। अब ये P पॉइंट कहाँ पे है? इफ आई आस्क यू वेयर इज P पॉइंट, आप बोलोगे बोर्ड पे। हाँ, बोर्ड पे, यस, लेकिन आई वांट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। किसी भी चीज को लोकेट करना है, होता है ना, घर में आप, बेस्ट एग्जांपल किचन, है ना, कभी बोल दिया पेरेंट्स ने, अरे जाओ वहां से शक्कर लेके आ, तो वहां पे जाके चिल्लाओगे अरे कहाँ है? फिर वो बताएंगे आपको कबर्ड नंबर 2, उसके नीचे ड्रॉवर नंबर 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब यू स्पेसिफाई पोजीशन टू लोकेट। लोकेशन, किसी भी चीज का लोकेशन के लिए यू नीड टू हैव सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब मैं P पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो P पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो सबसे पहला काम व्हाट यू हैव डन इन स्कूल इज यू हैव एसोसिएटेड अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x एंड y। फिर आप बोलते हो ओके, तो ये डिस्टेंस यहां तक का ओरिजिन से, मतलब आपने पहले ओरिजिन सेट किया, फिर आप बोलोगे मैं यहां से मेजर करूंगा, ओके। मे बी योर फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द बैक बेंच, उसके लिए पोजीशन सेम नहीं है। यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट बेंच एंड ही इज मेजरिंग फ्रॉम द लास्ट बेंच। पॉइंट पी इज नॉट एट द सेम डिस्टेंस, सेम पोजीशन फ्रॉम फॉर बोथ ऑफ यू। तो हो सकता है किसी और के लिए पोजीशन कुछ और है, हो सकता है, होता है ओ डैश। लेकिन फॉर अ गिवन ओरिजिन आप बोलेगे अच्छा P पॉइंट, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे चलते हैं, ये डिस्टेंस हो गया x, ओके, तो ये आ गया x, फिर ऊपर जाएंगे ये आ गया y, फिर हम बोलेंगे P इज x कॉमा y। तो ये एक तरीका है पोजीशन बताने का। दिस इज वन मेथड टू गिव पोजीशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? 2, x, y। नाउ जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, इट्स नॉट एक्चुअली यूजफुल टू यू नाउ, बट फ्यूचर में लगेगा आपको। सिमिलरली जब भी एक सर्कल पे पॉइंट हो, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक पॉइंट है P। डेफिनेटली ये जो P पॉइंट है, इसके लिए भी मैं x और y एक्सिस लिख सकता हूं, फिर आई कैन से x कॉमा y। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो फिजिक्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जब समझेगा तो बहुत मजा आता है। कितने कितने नंबर्स की जरूरत है यहाँ पे? तो हमको हमारा काम करना है आसान। वाई? देखो अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो भी पार्टिकल है, अगर इसने पोजीशन चेंज किया, लेट्स से दैट दिस पार्टिकल हैज चेंज पोजीशन, और ये अब उस पॉइंट से नए पॉइंट पे है, तो जब नए पॉइंट पे गया तो वापस x और y लगने वाला है, न्यू x y, x डैश y डैश। बट वेट अ मिनट, डिड यू नोटिस वन थिंग, कि वो इस सर्कल पे कहीं पे भी है तो उसका रेडियस तो हमेशा सेम रहेगा, करेक्ट? तो मैं पोजीशन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एंगल भी बता सकता हूं। अब कितने लगने वाले हैं? एक, क्योंकि r तो फिक्स है। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको आपने बोला था कार्टेशियन, इसको बोलोगे पोलर, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट जस्ट टू टेल यू, ये दूसरा मेथड। देन वन मेथड इज देयर, ओके, आई विल कीप दिस बेटर, देयर इज वन मोर मेथड। एक काम करो, क्या एक्स वाई ठीक है, पर देखो एक चीज और है,
यहाँ पे जो P पॉइंट था उसको आप डिफाइन करोगे R और थीटा में, लेकिन R कांस्टेंट है, मतलब एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल, राइट? बट यू कैन ऑल्सो इन बोथ द केसेस डिड इट, आई मीन एक्स वाई या आर थीटा आपको डायरेक्शन बताया क्या? नो, राइट? तो डायरेक्शन भी चाहिए अगर किसी पॉइंट का, तो आप क्या करते हो, आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ही ड्रॉ कर लेते हो. तो दिस गिव्स यू पोजीशन बट इन वेक्टर फॉर्म, तो उसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर is a vector drawn from origin to that point. Simple. Position vector is a vector जिसका tail कहां पे है? origin पे. head कहां पे है? उस point पे. By the way, ये जो second case था इसमें थीटा ही आपको डायरेक्शन बताता है. तो in this case theta is also giving you direction. tan theta. वापस आएंगे हम उस पे. But for the time being it is okay just not to remember this. तो इन शॉर्ट समरी पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, राइट? तो सिर्फ हम पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बता रहे हैं, दैट्स इट. अब जैसे मैंने बताया, जैसे ही कुछ नया आया, रिजल्टेंट वेक्टर पहली बार सुना था, तो एक नोटेशन चिपका दिया उसको कि लेबल, दिस इज लेबल, राइट? चिपका नहीं बोलते हैं, यू आर लेबलिंग इट आर बार. तो इसको भी एक बोल देंगे स्मॉल आर बार. तो स्मॉल आर बार विल नॉर्मली रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, मतलब उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टेल कहां पे है? ओरिजिन पे. बट मान लो हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पे हमारे पास दो तीन पॉइंट्स है. आई हैव पॉइंट Q, तो इसके लिए भी मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर ही सकता हूँ, राइट? तो इन दोनों में आपस में झगड़ा नहीं हो जाए कि नहीं आर बार मैं यूज करूंगा, आर बार मैं. बच्चे कैसे करते हैं? नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए. इसलिए व्हाट वी डू इज, हम बोलते हैं कि ठीक है, you have this capital Q name, so small q bar will be your position vector and small p bar will be your position vector. एक ही पॉइंट है तो हम स्मॉल आर बार यूज करके खत्म करते हैं. ओके, स्मॉल आर बार इज पोजीशन वेक्टर. बट इफ देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, तो उस पॉइंट का जो भी अल्फाबेट यूज कर रहे हो स्मॉलर लेटर में विद अ बार. सो स्मॉलर लेटर विद अ बार का मतलब क्या होगा? स्मॉल लेटर के ऊपर बार डाल दिया तो क्या मतलब होगा उसका? स्मॉल लेटर के ऊपर एक बार डाल दिया. ओके, योर नेम इज कौस्तुभ, सो आई हैव अ के, और मुझे बताना है पोजीशन. मैं ओरिजिन हूं, यू आर अ पॉइंट. मुझे बताना है आपका पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के बार. कौन सा के? कैपिटल के, स्मॉल के, राइट? तो स्मॉल लेटर्स विद अ बार मतलब they will always mean position vectors, vector drawn from the origin. Then what was next in the line? Equal vectors. Well, equal vectors. इसके बाद आपने डिफाइन किया था इक्वल वेक्टर्स. यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, गड़बड़ होने के चांसेस हैं यहाँ पे. very small mistake you can make. So how do you define equal vectors? Two vectors having equal magnitude and equal same direction and represent the same physical quantity. Mathematics में जब आप वेक्टर सीखते हो, I don't think this year it is there, और in the old syllabus वो मैथ्स में भी था, तो वहां पे इक्वल वेक्टर्स के लिए सिर्फ इतना ही बोला है, two vectors are said to be equal if they have same magnitude, equal magnitude and same direction. But physics में two vectors are said to be equal if they satisfy three conditions.
they should have equal magnitude, they should have same direction, and they should represent same physical quantity. आप displacement equal to velocity नहीं लिख सकते हो. You can write displacement upon time equal to velocity, but only displacement equal to velocity, no. So equal vectors are, two vectors are equal. Two vectors A bar and B bar are equal if and only if. If and only if. Number one, सबसे पहले they have equal magnitude. They have equal magnitudes. Number two, they have same direction. They have same direction. And number three, they represent same physical quantity. They represent same physical quantities. Right? तो ये कंडीशन है इक्वल वेक्टर्स की. Then have you defined something called as opposite vectors? अब opposite vectors में equal vectors, see the thing is equal vector आप कब लिख सकते हो? जब दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों सेम हो तब. These are equal but these are also parallel. So ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, एक का कम है. लुक, एक ऑब्जेक्ट A to B गया और एक ऑब्जेक्ट A to C गया. दोनों डिस्प्लेसमेंट है, यस. दोनों सेम डायरेक्शन में है, यस. पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. तो सच वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स दे आर आल्सो पैरेलल वेक्टर्स विद एक्स्ट्रा कंडीशन. मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यू कैन से दीज आर पैरेलल. अगर तीनों सेटिस्फाई हुए तो यू कैन कॉल दीज आर इक्वल. तो याद रखना. देन अपोजिट वेक्टर की जब बात करते हो, अब अपोजिट वेक्टर को दो तीन नाम है. अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ओके, अब अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर, इसको मैं ए बार बोलता हूं, इसको मैं बी बार बोलता हूं. तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, या फिर अ वेक्टर ए बार इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ बी बार if they have same magnitude, they represent same physical quantity and opposite direction. So A bar is said to be negative of B bar, A bar is said to be negative of B bar, or B bar is said to be negative of A bar if they represent same physical quantity. Number two, they have same equal magnitudes. Number three, they have opposite direction. तो negative, ओके, या फिर अपोजिट. बट एंटी पैरेलल जब बोलते हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड. तो एंटी पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है. दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अपोजिट मतलब नेगेटिव एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. जैसे इक्वल में था और पैरेलल वेक्टर्स में छोटा सा डिफरेंस था मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे भी वही है. तो याद रखना, आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे टू वेक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो ए बार इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बार, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बार इफ एंड ओनली इफ. नंबर वन, they have equal magnitudes. Number two, they are oppositely directed. Number three, they represent
same physical quantity. They represent same physical quantity. Now, some students get confused here. क्यों जरूरी है same physical quantity? I can have displacement of 3 I cap and I can have velocity of 3 minus 3 I cap meter per second. इसका भी मैग्नीट्यूड 3 था, उसका भी 3 था, एक प्लस आई कैप था, एक माइनस आई कैप था. तो why can't I have displacement as 3 I cap negative of velocity which is minus 3 I cap meter per second? डिस्प्लेसमेंट जो मीटर था ये मीटर पर सेकंड नहीं हो सकता. कैसे लिखोगे उसको? यहाँ तो लिख सकते हो ना, a बार इक्वल टू माइनस b बार. द मोमेंट यू राइट डाउन इक्वल टू मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी. दैट इज व्हाई ये कंडीशन भी मस्ट है अपोजिट वेक्टर्स के लिए. गुड. तो एंटी पैरेलल में ठीक है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट है, खत्म. देयर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो सेम क्वांटिटी है कि नहीं, बट द मोमेंट यू से नेगेटिव वेक्टर दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. देन नेक्स्ट टाइप इफ यू रिमेंबर वाज यूनिट वेक्टर. हमारा फ्रेंड है बिकॉज इट हेल्प्स अस अलॉट एंड अलॉट. यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, दैट्स इट. सो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1. सो इट जस्ट गिव्स यू डायरेक्शन. दिस इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 in a given direction. So a vector with magnitude 1, a vector with magnitude 1, but in a given direction is called as unit vector. A vector in a given direction with magnitude 1 is a unit vector. For example, मान लो I have a vector a bar, k bar. Okay, k bar. We have a vector k bar. मान लो कि this vector has a magnitude of 8 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. 8 मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी वेक्टर है. 8 मीटर पर सेकेंड में मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर है. 8 न्यूटन मतलब फोर्स वेक्टर है. 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मतलब मोमेंटम वेक्टर है. राइट. मैं इसको ए बार बना दूंगा. अभी जिसका ध्यान नहीं होगा उसको टोपी पहनाई जाएगी. बार ए बार. ओके, तो ये ए बार है. एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये होता है कि ओ पॉइंट से लेके तो ए पॉइंट तक डिस्टेंस इज 8 मीटर. 8 मीटर of course, and I want to go up to 1 step. मुझे 1 पे जाना है, मुझे 8 पे नहीं जाना है. I want to go 1 step, right? पर डायरेक्शन कौन सा? ए बार. तो और ए बार पता है हमको, ए बार पता है पोस्ट ऑफिस उस डायरेक्शन में है. पता है ना, पता है मेरा घर यहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस इस डायरेक्शन में है, वो सिनेमा हॉल वो डायरेक्शन में है, और रेस्टोरेंट उस डायरेक्शन में है. कॉलेज छोड़ के सब पता होता है हमको. राइट. तो डायरेक्शंस स्पेसिफाई करने के लिए यू यूज अ लैंडमार्क. आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर करोगे तो लैंडमार्क पूछते हैं. वो लैंडमार्क, यू नो लैंडमार्क्स. फॉर एग्जांपल ए इज अ लैंडमार्क. आपको पता है कि फ्रॉम योर पोजीशन अप टू दैट लैंडमार्क इज 8 किलोमीटर. लेट अस गो इनटू रियल लाइफ. 8 किलोमीटर. आपके पास कोई आया, उसने पूछा अरे वो एक्स प्लेस कहाँ पे है, XYZ स्टोर कहाँ पे. यू से कि गो 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस. गो 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए. राइट. तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या कर सकते हो आप बोल सकते हो कि ए बार अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. क्योंकि ए बार के पास दो चीजें थी, क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. और ए के ऊपर बार लिखा है क्या? नहीं, उसके पास क्या है? ऑन. मतलब मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? ओनली डायरेक्शन. तो ये एक नया वेक्टर बन गया जिसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है 1. अब
अब मैं सोच रहा था कि इसको नया नोटेशन दूंगा, तो मैंने ऐसा ए बार लिख दिया, बट वेट अ मिनट, स्मॉल लेटर्स हमने पोजीशन वेक्टर के लिए यूज किए है ना, राइट? तो फिर अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए देयर आर टू नोटेशंस टू दिस। आप एक काम करेंगे, ए के ऊपर टोपी डाल देंगे, ए कैप। सो ए कैप, कैप विल ऑलवेज मीन यूनिट वेक्टर, इट विल ऑलवेज मीन यूनिट वेक्टर, तो ये पता होना चाहिए। सो वेक्टर, अभी दूसरा डेफिनेशन बन गया इसका। पहला डेफिनेशन क्या था? अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज, आप बोलोगे अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, सिंपल, राइट? सो इट इज अ रेशियो ऑफ अ वेक्टर टू its own magnitude. Well, okay, so a vector by its own magnitude is a dimensionless vector, that is why it gives you only direction, है ना? अगर ये 10 मीटर है, मान लो 8 मीटर है, 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर a direction upon 8 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर cancel, तो unit vectors do not have any dimensions, they are purely directions. अब जब प्योरली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस इंट्रोड्यूस सम बेसिक डायरेक्शंस. नाउ द थिंग इज, जब आप फिजिक्स में मोशन पढ़ोगे तो ये बार बार स्पेसिफाई होता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ पे है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, or object is moving in xy plane, or object is moving in xz plane, or it is moving in yz plane, or it is moving in this volume. Example simple. I am walking, मैं चल रहा हूँ, and I am walking only in x direction, right? तो displacement is x. अगर मैं यहाँ पे चलने लगा तो it is only y. If I go right in between x y, अभी ऊपर उड़ नहीं सकता मैं. Okay, if I like to fly, if I fly in this room, the motion will be x, y and z, 3D motion, right? So when object moves along only x axis, मान लो 0 से स्टार्ट किया और वो पहुंच गया 4 मीटर पे, तो हम बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? An object starts its motion at origin and goes 4 steps in x direction, राइट? बेटर x डायरेक्शन के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बना लो, उसको बोल दो i कैप. सो i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस. जब भी हियर ऑनवर्ड्स द मोशन इज अलोंग x एक्सिस, आप हमेशा बोलोगे i कैप. फॉर i कैप, खत्म, डन. इतना स्टोरी लिखने से तो खत्म. ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्ड 4 मीटर along x axis. कौन लिखेगा इतना? 4 i cap, done, clear. If the object is moving along y, j cap, along z, तो थोड़ा एक्सटेंशन भी कर लेते हैं. If it is moving along minus x, minus i cap. If it is moving along minus z, minus a cap. If it is moving along minus y, which is something like going inside there, minus j, right? ये 3 डायमेंशंस मैंने 2 डायमेंशन पर ड्रॉ किया है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ. सिर्फ बताने के लिए था वो, तो आई विल जस्ट कीप दिस मच. ओके, नाउ व्हेन यू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अभी जब अर्थ पे चलते हो तो नॉर्मली आपके पास 4 ही डायरेक्शन होते हैं. तो ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, और यहाँ पे साउथ. तो जब भी आप अर्थ के सरफेस पे चलते हो, सरफेस पे चलते हो, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, दे आर डायरेक्शंस ऑन अ सरफेस. कभी कभी क्या होता है, so what is reality? Reality is you are walking on the surface. This is surface of earth, correct?
आप चलोगे तो अर्थ के सरफेस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ड्रॉ करते वक्त ऐसा दिखाना पड़ता है, राइट? तो जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज only projected drawn on a vertical plane, but when you walk you actually walk on the horizontal plane. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये अर्थ के सरफेस के डायरेक्शन है, ऊपर नहीं। बोलोगे मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, चलो गोइंग टू नॉर्थ मीन्स गोइंग टू नॉर्थ ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब फ्रॉम इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, श्रीलंका से ऊपर, इंडिया, इंडिया के ऊपर जाना मत, उसके ऊपर, ओके, राइट? रशिया, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। गोइंग टू ईस्ट मीन्स इंडोनेशिया, गोइंग टू वेस्ट मीन्स, इसलिए तो वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना उसको, यूएस, राइट, मिडल ईस्ट, राइट? देन गोइंग टू साउथ मीन्स गोइंग टू, श्रीलंका से और नीचे जाओगे तो मालदीव्स, but Maldives is in reality, it is basically, if you know, it is southwest. Maldives is southwest of India. So anyways, तो सिर्फ बताने के लिए था डायरेक्शन। तो by the way, well, you should know one thing, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्मली while solving numericals related to 1D motion, अभी करेंगे हम कुछ दिन में सॉल्व, ईस्ट विल बी डिनोटेड बाय आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज, ओके? तो ऑलवेज रिमेंबर ईस्ट इज आई कैप एंड वेस्ट इज माइनस आई कैप, नॉर्थ इज, इसलिए तो बोला सरफेस पे, जे के क्यों नहीं बोला यहाँ पे, बिकॉज के विल मीन यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जे कैप क्यों बोला है, बिकॉज ये डायरेक्शन सरफेस पे है। अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हो तो के कैप, आप खड्डा खोद के नीचे जाओगे तो माइनस के कैप, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग, कभी अगर रास्ता भटक गए, ऐसे तो होगा नहीं, और किसी ने उठा के सारा डेजर्ट में छोड़ दिया, there's nothing, no landmark, no hotel, no restaurant, no one to ask direction for, अरे मैं भटक गया हूँ, tell me, no GPS because there is no signal as far as I know, पता नहीं अभी का। तो how do you locate, कैसे आओगे अपने घर तक वापस? The direction of pole star, you know there is a star in the night sky which never changes its position, that is towards north pole, right? north pole। तो देखो, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 पे होता है ईस्ट, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज पे होता है ईस्ट। एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग हियर और आपको वहां पर दिख गया नॉर्थ पोल, मतलब फिक्स है, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, 4-5-6 घंटे, मे बी 1 नाइट, बिकॉज दैट विल बी द ओनली स्टार विच इज नॉट चेंजिंग पोजिशन। बाकी सब आएंगे जाएंगे, ओनली वन स्टार विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करोगे, हाँ वो नॉर्थ 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट, स्टार्ट वॉकिंग, फिर स्विमिंग भी करना पड़ेगा, देयर इज ओशन, ओके? तो एनीवेज यू नीड टू नो दिस। तो फॉर टुडे इंट्रोडक्शन वाज सफिशिएंट, tomorrow we will see how to add vectors, how to subtract vectors, so on so forth।